Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we will study deformities of skeleton. Deformities are the skeletal disorder that are caused due to misshapen or deformation of skeletal system. So what are skeletal deformities? Human skeleton हमारी एक upright body stature को maintain रखता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। ना सिर्फ ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ क्या है कि समटाइम हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा स्केलेटन वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये डिफॉर्म हो जाता है या मिसशेपन हो जाता है। सो व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज़? काजेज ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर वेरिएबल। बहुत सी रीजंस हैं इसकी, जिसमें सबसे पहले आती है जेनेटिक्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डीएनए। देन हार्मोनल काज, मीन अगर हार्मोन का लेवल ज़्यादा या कम हो जाए नॉर्मल लेवल से, सो दिस कैन आल्सो लीड टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। न्यूट्रिशनल काज, आपकी न्यूट्रिशन या फूड जो आप लेते हो वो भी इफ़ेक्ट करती है आपकी स्केलेटन की शेप को और स्केलेटन की ओवरऑल प्रॉपर्टी को। सो एक्सीडेंटल, अगर बाय एक्सीडेंट या सडन कोई चेंज आ जाता है स्केलेटल सिस्टम के अंदर ड्यू टू सम इंजरी, सो दिस इज काज द एक्सीडेंटल काज ऑफ डिफॉर्मेशन। First of all, genetic cause. Genetic cause mean these are the disorder that are caused by change in structure of a DNA. अगर structure of DNA change हो जाता है और by birth कोई disorder मौजूद है किसी person के अंदर, so this is due to genetic causes. First of all, it includes cleft palate, then microcephaly, arthritis, and osteoarthritis. These are the disorders, or you can say the deformities in skeleton that can result due to genetic cause. So first of all, we have the cleft palate. Cleft palate क्या है? It is the condition in which palatine process of maxilla and palatine fail to fuse. फेलेटीन बोन मैक्सिला के सेंटर में मौजूद होती है, मैक्सिला के पीछे मौजूद होती है। मैक्सिला इज द अपर जा बोन। हमारा अपर जा दो बोन से मिलके बनता है जिन्हें मैक्सिला कहा जाता है और इसके पीछे मौजूद होती है फेलेटीन। फेलेटीन बोन आपस में फ्यूज करती हैं, एक दूसरे से मैच होती हैं मैक्सिला के पीछे, जिसकी वजह से एक प्लेट डेवलप होती है जिसे फेलेटल प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट हमारी ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करती है। अगर फेलेटीन प्रोसेसेस जो हैं मैक्सिला के एंड फेलेटीन के ये आपस में फ्यूज ना हो तो ये प्लेट डेवलप नहीं होगी। फेलेटल प्लेट डेवलप नहीं होगी तो ओरल कैविटी कनेक्ट हो जाती है नेजल कैविटी के साथ। सो दिस इज द कंडीशन। इसमें क्लेफ्ट पैलेट क्या है कि यहाँ पे ये मैक्सिला बोन है, अपर जा बोन जो है इसको मैक्सिला कहा जाता है। दिस इज अ पेयर्ड बोन और इस बोन के पीछे फेलेटीन मौजूद होती है विच इज आल्सो पेयर्ड बोन। और ये जो फेलेटीन और मैक्सिला हैं ये आपस में फ्यूज करती हैं। ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये जो सेंटर में हमारी स्पेस बनती है ये फेलेटीन की फ्यूजन से बनती है जब वो मैक्सिला से फ्यूज होती है। सो यहाँ पे एक प्लेट डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से हमारी ओरल कैविटी नेजल कैविटी से सेपरेट हो जाती है। लेकिन अगर क्लेफ्ट पैलेट हो तो फेलेटीन के प्रोसेसेस कंबाइन नहीं होते या फ्यूज नहीं होते मैक्सिला से, जिसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है हमारी ओरल और नेजल कैविटी के दरमियान, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। और ये होल जो है ये हमारी ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे ये क्लिफ लिप कहा दिखाया गया है। इसमें हमारे पास ना सिर्फ फ्यूजन मैक्सिला की फ्यूजन भी नहीं हो रही और फेलेटीन की फ्यूजन भी नहीं हो रही। सो बहुत कंडीशन मौजूद हैं, क्लिफ लिप भी है और क्लिफ्ट पैलेट, क्लिफ मीन कटा हुआ। So the persistent opening between oral and nasal cavity interfere with the sucking. जब चाइल्ड सकिंग करता है या फूड का स्वेलविंग करता है तो इस स्वेलविंग के दौरान ये जो persistent opening डेवलप हो जाती है ओरल एंड नेजल कैविटी की, ये इंटरफेयर कर रही होती है। मीन फूड इसकी नेजल कैविटी में भी इंटर हो सकती है और अगर फूड नेजल कैविटी में इंटर हो जाए, इनहेल हो जाए फूड नेजल कैविटी के अंदर, तो ये लंग्स में जा सकती है जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाती है विच इज कॉल्ड एस्पायरेशन निमोनिया। सेकेंड इज माइक्रोस्फेली। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्फेली मीन्स स्कल।
So this is the small size skull that is caused by genetic defects. अगर genetic defects की वजह से skull normal size तक grow ना कर सके और उस skull का size छोटा रह जाए, so this is called microcephaly. यहाँ पे normal head size दिखाया गया है एंड माइक्रोसेफेली भी साथ में शो की गई है. माइक्रोसेफेली में स्कल ग्रो नहीं कर सकती अपने नॉर्मल पॉइंट तक, सो दिस लीड टू स्मॉल साइज स्कल. दिस इज द चाइल्ड विच हैव दिस कंडीशन, माइक्रोसेफेली. Third is arthritis. Arthritis are the bone diseases that are at the joint point. ये joint diseases होती हैं and it cover almost 100 different types of inflammatory and degenerative diseases that damage the joints. So arthritis वो diseases हैं जो joints को damage करती हैं. यहाँ पे या तो joints inflamed हो जाते हैं या उनकी degeneration हो जाती है, mean destruction हो जाती है, normal structure उनका destroy हो जाता है. अर्थराइटिस की बहुत सी टाइप हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनमें बोन के अंदर पोर्स डेवलप हो जाते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन जॉइंट पॉइंट पे हमारे पास एक दूसरे से रब होती हैं, ठीक है, तो रबिंग की वजह से पेन क्रिएट होता है. इसी तरह रेमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट स्वेल हो जाते हैं विच कैन आल्सो कॉज पेन. Osteoarthritis, it is a form of arthritis. Osteoarthritis is most common chronic arthritis. Chronic diseases वो diseases होती हैं जो long lasting होती हैं. Long lasting means ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहती हैं. And it is also a degenerative joint disease. इसमें joint degenerate हो जाते हैं, उनकी shape change हो जाती है. And also caused by genetic defect. This is the normal joint structure. यहाँ पे दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, जॉइंट बन रहा है, जॉइंट का कैप्सूल मौजूद है, इसी तरह साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है अंदर, और जॉइंट्स जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे दोनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेज भी मौजूद है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो दो बोन आपस में जॉइंट पॉइंट पे मीट कर रही हैं, या तो उनमें स्पर डेवलप हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, और इनकी कार्टिलेज की लेयर थिन हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बोन आपस में रब करती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, और इसकी वजह से पेन क्रिएट होता है. सेकेंड काज ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज इज हार्मोनल काज. हार्मोनल काज में जो डिजीज है इट इज ओस्टियोप्रोसिस. ओस्टियो मीन बोन रिलेटेड एंड प्रोसिस मीन पोरेसिटी. तो अगर बोन की पोरेसिटी इंक्रीज हो जाए और इसकी रीज़न क्या हो कि किसी हार्मोन का लेवल ज़्यादा या कम हो रहा हो, सो दिस इज कॉल्ड ओस्टियोप्रोसिस. ओस्टियोप्रोसिस के अंदर बोन की रिसॉर्प्शन आउट स्टार्ट हो जाती है, मीन बोन्स के अंदर से मटेरियल का रिमूवल फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू डेपोजिशन. रिसॉर्प्शन आउट का मतलब है कि बोन का डिजॉल्व होने का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू डेपोजिशन. डेपोजिशन कम हो रही है, मटेरियल एड अप कम हो रहा है और उससे ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है. ये कब होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो कैल्शियम बोन के अंदर डिज़ोल्व होता है वो कैल्शियम दोबारा से बोन से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर ये रिमूवल का रेट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डेपोजिशन, तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि बोन के अंदर पोर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि बोन का मैट्रिक्स लॉस हो रहा है, तो इसके लॉस होने की वजह से बोन पोरस हो जाएंगी. सो दिस इज द फिगर. हेल्दी बोन के अंदर ये पोरेसिटी दिखाई गई है एंड दिस इज द पोरेसिटी इन ओस्टियोप्रोसिस. तो ओस्टियोप्रोसिस के अंदर जब रिसॉर्प्शन आउट होती है, बोन के अंदर मौजूद मटेरियल डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर डिजॉल्व होने का रेट ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू डेपोजिशन तो पोरेसिटी इंक्रीज हो जाती है बोन की. इफेक्ट्स क्या हैं ओस्टियोप्रोसिस के? इफेक्ट्स क्या होंगे कि अगर पोरेसिटी इंक्रीज होगी है, बोन पोरस हो गई हैं, तो मीन बोन का मास भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती हैं. इन दिस केस बोन मास इज रिड्यूस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिमेन नॉर्मल. बोन का मास तो कम हो जाता है लेकिन जो मैट्रिक्स की केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है. काजेस क्या है ओस्टियोप्रोसिस की? ओस्टियोप्रोसिस मोस्टली अकर इन एज्ड वोमेन. एज वोमेन के अंदर ये कॉमन डिजीज है एंड इट इज रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है.
एज के साथ साथ इसका लेवल कम होता जाता है। तो जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो ओस्टियोपोरोसिस के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Other factors which may contribute include insufficient exercise, poor diet, and smoking. These can also cause the increased porosity of bone. So, genetic causes, medication, stress, diet, hormones, ये सब मिल के कंट्रोल करते हैं हमारे बोन के अंदर मौजूद मटेरियल की डिसॉल्वेशन कितनी होनी है, डिसॉल्व कितना होगा और उसके अंदर डेपोजिशन कितनी होगी। नेक्स्ट इज क्योर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये हार्मोनल डिजीज है, हार्मोन के लेवल कम होने की वजह से हो रही है। अगर जहाँ पे एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। तो इसका क्योर क्या होगा, इसी के लिए सप्लीमेंट दिया जाएगा। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT जो है, इट ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर। तो मेनली ऐसी वोमेन, जो एज वोमेन जिनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा होता है और उसकी वजह से अगर बोन डिजीज हो रही, ओस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, तो उनको क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। मीन आर्टिफिशियली दिया जाता है एस्ट्रोजन, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। सो इट कैन क्योर द ओस्टियोपोरोसिस। थर्ड इज न्यूट्रिशनल काज। न्यूट्रिशनल कास्ट मीन कि अगर आप जो फूड लेते हैं, आप अपनी फूड के अंदर वो मटीरियल कम ले रहे हैं दैट मेक्स अप योर बोन, जैसे कि कैल्शियम है या फॉस्फेट है, तो इन टर्न आपकी बोन के ऊपर डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम भी कम होगी। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं जा रहा तो बोन से कैल्शियम डिजॉल्व भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिसॉर्प्शन आउट फास्ट हो जाएगी। न्यूट्रिशनल काज के अंदर जो डिजीजेस हैं, इट इज़ ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट। First is osteomalacia. Osteo mean bone related and malacia means softening, soft bone. It include a number of disorder in which bone receive inadequate mineral. ऐसे डिसऑर्डर जिनके अंदर बोन के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, जो बोन का आउटर बना रहे होते हैं कंपोजिशन, अगर ये मिनरल्स कम हों, आप अपनी फूड के अंदर इन मिनरल्स का इंटेक नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। सो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेपोजिशन हो रही है, नॉर्मल बोन के अंदर ये मिनरल्स मौजूद हैं, और ये है ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन जिसमें बोन के अंदर जो आउटर लेयर है ये थिन है, जिसकी वजह से बोन के ब्रेक होने के चांसेस कम हैं क्योंकि बोन सॉफ्टर हो जाएगी। इफेक्ट्स क्या हैं, कैल्शियम साल्ट जो है ये डिपॉजिट नहीं होंगे बोन के ऊपर और उसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। वेट बीरिंग बोन, इसी तरह अगर वीक है बोन, अगर वीक है तो वीक होने की वजह से उसके ब्रेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो जो वेट बीरिंग बोन्स हैं, जैसे कि हमारी लेग की फीमर बोन है और पेल्विस बोन है, ये क्या हो जाएंगी, डिफॉर्म हो जाएंगी, बेंड होने के चांसेस हैं इनके और डिफॉर्म होने के चांसेस हैं। सिम्टम्स क्या है, मेनली पेन होता है जब किसी भी वेट बीरिंग जो बोन है इस पर वेट पुटअप किया जाता है, तो इसकी वजह से अगर आपको पेन हो रहा हो तो दिस इज ड्यू टू ऑस्टियोमलेशिया। न्यूट्रिशनल काज में सेकेंड डिजीज है रिकेट्स। इट इज अनदर डिजीज इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म पेल्विस। ऐसे चिल्ड्रन जिनके अंदर लेग्स जो हैं वो मुड़ी होती हैं, टांगें मुड़ी होती हैं और डिफॉर्म पेल्विस होता है, पेल्विक रीजन जो होता है इसकी शेप डिफॉर्म होती है, मिसशेपन होता है, ठीक है। तो इस डिजीज़ को रिकेट्स कहा जाता है। जैसे कि इस फिगर के अंदर शो किया गया है, ये चिल्ड्रन हैं जिनकी बोर्ड लेग है, मुड़ी हुई हैं टांगें और पेल्विस रीजन। सो दिस इज रिकेट्स आल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन मीन कि अगर आपकी फूड के अंदर मिनरल्स कम, आप मिनरल्स का इंटेक कम कर रहे हैं, कैल्शियम का लेवल कम है, तो इसकी वजह से बोन के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा कैल्शियम, जिसकी वजह से बोन थिन होंगी, वीक होंगी और इसकी वजह से इनकी बेंडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। काजेस में डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन डाइट। अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की और विटामिन डी की, क्योंकि आप इनका इंटेक ना कर रहे हो ड्यूरिंग फूड, तो फूड में अगर आप नहीं ले रहे कैल्शियम और विटामिन डी, तो इसकी वजह से रिकेट्स डेवलप होने के चांसेस हैं इन चिल्ड्रन। डेफिशिएंसी में हमारे पास विटामिन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की और फॉस्फेट की। सो क्योर क्या है, अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रही है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रही है, तो अगर हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं या मोर इनटेक कर लेते हैं विटामिन डी का और कैल्शियम का, तो इस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। और इट इज़ क्योर्ड बाय विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड मिल्क वो मिल्क होता है जिसके अंदर किसी मिनरल को या किसी विटामिन को ज़्यादा डाला जाता है, उसके अंदर इंक्रीज कंसंट्रेशन मौजूद होती है।
तो अगर विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क लिया जाए या फिर सन को एक्सपोज किया जाए, सनलाइट, स्किन को एक्सपोज किया जाए सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट भी हमें विटामिन डी देती है, तो नॉर्मल लेवल जो है बॉडी के अंदर विटामिन डी का वो ऑब्टेन किया जा सकता है, जिसकी वजह से रिकेट को क्योर किया जा सकता है। फोर्थ इज एक्सीडेंटल काज। एक्सीडेंटल काजेस की वजह से अगर हमारे स्केलेटन में डिफॉर्मिटीज हो जाएं तो दीज आर ड्यू टू इंजरी और सडन ट्रॉमा। फॉर एग्जाम्पल डिस्क स्लिप है इसके अंदर, स्पॉन्डिलाइसिस, शियाटिका and arthritis. These are the diseases or deformities that result from accidental cause. First is disc slip. डिस्क स्लिप का क्या मतलब है? डिस्क कहाँ पे मौजूद है? हमारी जो वर्टिब्री हैं, वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री, इनके दरमियान में एक कुशन लाइक पैड मौजूद होता है जिसे डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क जब हम बेंड करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो इस दौरान वर्टिब्री के दरमियान में जो रबिंग होती है उसको बचाती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है वर्टिब्री के दरमियान। सो दिस डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्री। वर्टिब्री जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, उनके सेंटर में मौजूद होती है एंड इट इज लाइक अ कुशन। ये कुशन लाइक पैड है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। प्रोसेस, it is the inner semi fluid which act as a rubber ball to give disc its elasticity and compressibility. डिस्क के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करता है और इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस फ्लूइड को कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। डिस्क के अंदर मौजूद होता है ये फ्लूइड और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एनालस फिब्रोसिस, दिस इज द आउटर कवरिंग, जो आउटर रिंग होती है डिस्क की, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये एक फिब्रोकार्टिलेज से मिलके बनती है। ये फिब्रोकार्टिलेज सराउंड कर रहा होता है डिस्क के सेमी फ्लूइड को, न्यूक्लियस पल्पोसिस को, और ना सिर्फ ये इसको सराउंड करता है डिस्क को, बल्कि होल्ड करके रखता है सक्सेसिव वर्टिब्री को। जो वर्टिब्री आपस में डिस्क के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं, इनको होल्ड करके भी रखेगा। Discs act as a shock absorber during walking, jumping, running and lesser extent to bending. जब हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर इन टर्न जंपिंग कर रहे होते हैं और बेंडिंग करते हैं जंप फॉरवर्ड की तरफ, तो इस दौरान जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर शॉक अब्जॉर्प्शन होती है वो किस वजह से हो रही होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्क। हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क कौन सी होती है? मीन इसका क्या मतलब है? स्वेयर और सडन फिजिकल ट्रॉमा टू स्पाइन। अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई इंजरी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और समथिंग, तो इसकी वजह से हमारे पास अगर चेंज हो जाए या किसी वजह से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए डिस्क का, तो इसे कहा जाता है हर्निएटेड डिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंड करते हैं फॉरवर्ड, जब हम कोई वेट उठा रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, अगर हम बेंडिंग करते हैं फॉरवर्ड, तो इसकी वजह से हर्निएशन हो सकती है वन और मोर डिस्क की। मीन वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती हैं। वर्टिब्री के दरमियान मौजूद डिस्क अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्निएशन। नॉर्मल एनाटॉमी में यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क मौजूद है, ये वर्टिब्री है, ठीक है, वर्टिब्री के दरमियान ये डिस्क है, और अगर हमारे पास हर्निएटेड हो जाए ये डिस्क, तो इसका मतलब क्या है? बाहर वाला इसका जो कवर है एनालस फिब्रोसिस, ये रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस फिब्रोसिस जो सेमी फ्लूइड है ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्निएशन। हर्निएटेड डिस्क जो है इसको डिस्क स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। यूजुअली इन्वॉल्व रप्चर ऑफ एनालस फिब्रोसिस फॉरवर्ड बाय प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस। सबसे पहले रप्चर होती है आउटर कवरिंग डिस्क की, जिसके बाद जो उसके अंदर मौजूद फ्लूइड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इफेक्ट्स और क्योर क्या है हर्निएटेड डिस्क की? इफेक्ट्स क्या हैं कि अगर प्रोट्रूजन जो सेमी फ्लूइड है न्यूक्लियस पल्पोसिस वो प्रेस हो जाए स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड, और अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये प्रोट्रूजन प्रेस हो जाए, मीन वो फ्लूइड चला जाए न्यूक्लियस पल्पोसिस, तो इसकी वजह से स्वेयर पेन डेवलप होता है और ये नर्वस स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमारे स्पाइनल नर्व्स के ऊपर ये प्रेस हो जाए तो इट कैन लीड टू पेन। क्योर, डिस्क स्लिप इज ट्रीटेड विद द बेड रेस्ट, ट्रैक्शन एंड पेन किलर। बेड रेस्ट हो सकते हैं, बेड रेस्ट से दोबारा से ट्रीट की जा सकती है।
ट्रैक्शन मीन इसको दोबारा पुल बैक किया जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये डिस्प्लेस हो जाती है तो दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे इसको पुल बैक किया जाए। और पेन किलर से अगर ये सब ना हो रहा हो, आपके ये सब करने के बावजूद फिर भी क्योर नहीं हो रही, तो इसको देन सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। एक्सीडेंटल कास्ट में सेकेंड है स्पॉन्डिलाइसिस। It is a disease which causes immobility and fusion of vertebral joint. Vertebral column vertebrae से मिलके बनता है, जिसके दरमियान में joints मौजूद होते हैं। और अगर ये joints फ्यूज हो जाए एक दूसरे से तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम की जो बेंडिंग एबिलिटी है ये टोटली लॉस हो जाएगी, इमोबिलिटी हो जाएगी, मूव नहीं बेंड नहीं हो सकेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस में मेनली बोन्स पर जो हैं, बोन के अंदर आउटर ग्रोथ जो मौजूद होती हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है। डिस्क के रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है कि अगर जो डिस्क मौजूद थी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान वो डिस्प्लेस हो जाए या रप्चर हो जाए, तो इसकी वजह से भी ये कंडीशन स्पॉन्डिलाइसिस डेवलप हो सकती है। Third is sciatica. Sciatica is characterized by stabbing pain. Stabbing means सा पेन रेडिएट हो रहा हो, कांस्टेंट एक पेन हो रहा हो ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व का जो कोर्स है, उसका जो पाथ है, अगर उसके ऊपर आपको एक कांस्टेंट पेन हो रहा है, ठीक है, चुभने वाला पेन हो रहा है, तो इस पेन को कहा जाता है शियाटिका। दिस डिजीज इज कॉल्ड शियाटिका। शियाटिक नर्व का कोर्स क्या है कि ये हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है और हमारी लेग्स में फीट तक जाती है। सो दिस इज द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। और इसके ऊपर अगर आपको एक स्टैबिंग पेन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड शियाटिका। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शियाटिका? इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रोक्सिमल शियाटिक नर्व। प्रोक्सिमल शियाटिक नर्व मौजूद होती है हमारी लोअर बैक में, विच माइट फॉलो अ फॉल। एक फॉल की वजह से, जैसे आप गिरते हो उसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर आपको इस जगह पे जहाँ पे शियाटिक नर्व मौजूद है वहाँ पे किसी वजह से डैमेज हो जाए, फॉल भी हो सकता है। हर्निएटेड डिस्क भी इसको कह सकते हैं कि अगर डिस्क डिस्प्लेस हो जाए और इसकी वजह से वहाँ पे उस पॉइंट पे डिस्प्लेस हो जाए डिस्क, जैसे कि लोअर बैक के अंदर, और नीचे जो मौजूद है शियाटिक नर्व वो डैमेज हो जाए, तो दिस कैन लीड टू शियाटिका। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजेक्शन इनटू बटक्स। अगर आप अपनी बटक के अंदर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, इंजेक्शन लगाने के दौरान नर्व पे ये प्रेस हो जाए इंजेक्शन, तो इसकी वजह से भी शियाटिका डेवलप हो सकती है। सो बल्जिंग डिस्क तो है, इट कैन कॉज शियाटिका। इसके साथ साथ अगर ये बल्जिंग डिस्क डैमेज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे सराउंडिंग मसल्स, ठीक है, और इरिटेटेड नर्व्स जो है ये पेन कॉज करेंगी। देन इफेक्ट्स एंड क्योर क्या हैं शियाटिका के? दिस मे रिजल्ट इन नंबर ऑफ लोअर लिम इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि हमारी लोअर लिम का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट डैमेज। मेनली शियाटिका पेन एक लिम के अंदर होता है, एक लेग के अंदर हो रहा होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे पेन होगा। मीन अगर लोअर बैक के अंदर डैमेज हो गई है नर्व तो यहाँ से पेन पाँव तक हो रहा होगा, लेकिन अगर इसका कोर्स डाउनवर्ड है तो देन पेन उसी पाथ पे होगा, ठीक है। तो जो पाथ डैमेज है उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ये पेन किस लेवल तक होगा और कौन कहाँ तक जाएगा। When sciatica nerve is completely transected, जब इसको completely रिमूव कर दिया जाता है, अगर स्फेयर पेन हो तो इसको रिमूव करना पड़ता है, और अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है या डिस्प्लेस हो जाए और उसकी वजह से अगर शियाटिका नर्व डैमेज हो जाए तो लेग्स जो हैं नीडली यूजलेस हो जाती हैं, क्योंकि ये नर्व सिग्नल लेके जाती है सब। तो जब ये नर्व फंक्शनल नहीं होगी तो हमारी लेग्स मूवमेंट नहीं हो सकेगी। दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स नहीं कर सकेंगे हम उन्हें, एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। एंड ऑल फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस। तो जितनी भी फुट एंकल मूवमेंट है ये लॉस हो जाएगी। रिकवरी क्या? रिकवरी फ्रॉम शियाटिका इंजरी इज यूजली स्लो और इनकम्प्लीट। शियाटिका इंजरी के अंदर जो रिकवरी है वो स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप इससे क्योर हो सकते हैं, और मेनली इनकम्प्लीट होती है, मीन आपको पूरी तरह आराम नहीं आता। एक्सीडेंटल कास्ट में फोर्थ है अर्थराइटिस। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया कि अर्थराइटिस जो हैं ये जॉइंट डिजीजेस होती हैं जो डैमेज करती हैं जॉइंट को, एंड दीज आर इन्फ्लेमेटरी एंड डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मीन स्वेल हो जाते हैं, या फिर डी नेचर हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे ये दिखाई गया कि जॉइंट की स्वेलिंग हो रही है, फिंगर्स के जॉइंट स्वेल हुए हुए हैं, तो दिस इज आर्थराइटिस।
Arthritis result in pain, stiffening and swelling of joint. एक्यूट एंड क्रोनिक अर्थराइटिस. एक्यूट डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो फौरन से होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. जबकि लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस जो हैं वो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, ठीक है. क्रोनिक डिजीजेस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, एक्यूट डिजीजेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं लेकिन स्वेयर होती हैं. एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस रिजल्ट ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन. अगर जॉइंट्स के अंदर बैक्टीरियल इन्वेजन हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और समथिंग, तो इसकी वजह से एक्यूट फॉर्म होती है अर्थराइटिस की, और इट इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. सेकेंड इज क्रोनिक अर्थराइटिस. इट इंक्लूड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हमने पहले भी स्टडी किया, एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस. रिमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं, जैसे कि पिछली पिक्चर के अंदर शो किया, और ग्वाइटी अर्थराइटिस. सिम्टम्स क्या हैं अर्थराइटिस के? जो मेम्ब्रेन जॉइंट्स को लाइन अप कर रही होती है वो थिक हो जाती है. जॉइंट्स को लाइन अप करने वाली मेम्ब्रेन या कार्टिलेज थिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड प्रोडक्शन है वो फ्लूइड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से देन क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी. दो जॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान मौजूद मेम्ब्रेन जो उनको लाइन अप कर रही है वो थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से कम फ्लूइड प्रोड्यूस होगा. जब दो जॉइंट्स के दरमियान में फ्लूइड कम होगा, मूवेबल जॉइंट्स के दरमियान, तो फ्लूइड कम होने की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जॉइंट स्वेल कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, विच इज़ पेनफुल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.